हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दो तरह के प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, कलर, डेंसिटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें कलर ऑफ अल्कोहल यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे अल्कोहल इज कलरलेस कंपाउंड। अल्कोहल में कोई कलर नहीं होता। अल्कोहल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन हाइड्रोकार्बन, हैलोअल्केन्स एंड ईथर। हाइड्रोकार्बन, हैलोअल्केन और ईथर के कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। जब हाइड्रोकार्बन, हैलोअल्केन और ईथर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का होगा तो अल्कोहल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ा होता है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये अटैच्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण जब अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वह आपको कहीं डाइपोल फोर्स से या वैन डर वाल फोर्स से ज़्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन में वैन डर वाल फोर्स होते हैं जो बहुत ही वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स माने गए हैं। हैलोअल्केन में या ईथर में डाइपोल फोर्स होता है। लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये स्ट्रॉन्ग होता है, और इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं या बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, हैलोअल्केन के कंपैरिजन में और ईथर के कंपैरिजन में अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के बढ़ने से डिक्रीज करता है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। एंड इट डिक्रीज, ये घटते हैं एज ब्रांचिंग इंक्रीज। ब्रांच के इंक्रीज करने के कारण जो वैन डर वाल फोर्स कार्बन चेन में एक्ट करता है या वैन डर वाल फोर्स वीकर हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रांच होते हैं क्लोज पैकिंग्स डिक्रीज करता है, और क्लोज पैकिंग बिटवीन मॉलिक्यूल डिक्रीज करता है। इंटर पार्टिकल सेपरेशन जब बढ़ जाएगा, क्लोज पैकिंग जब घट जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाता है। तो हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह भी कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलोंग विथ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो आपको वैन डर वाल फोर्स के मैग्नीट्यूड बढ़ेंगे और इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन जब ब्रांच बढ़ेंगे तो क्लोज पैकिंग्स डिक्रीज करता है, इंटर पार्टिकल जो सेपरेशन है वो इंक्रीज कर जाते हैं, और इसलिए आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच के बढ़ने से डिक्रीज कर जाता है। सॉल्युबिलिटी की जब बात करेंगे तो अल्कोहल सॉल्युबल होता है इन वाटर, जबकि हाइड्रोकार्बन इनसॉल्युबल होते हैं, हैलोअल्केन भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। अल्कोहल के वाटर में सॉल्युबल होने का कारण है OH बॉन्ड, क्योंकि वाटर में भी OH बॉन्ड है
और अल्कोहल में भी OH बॉन्ड है, ये अल्कोहल है और ये वाटर है, दोनों में OH बॉन्ड है और ये OH बॉन्ड सेम कैरेक्टर के हैं, सिमिलर है। तो लाइक फोर्स होने के कारण ये एक दूसरे में मिसिबल होते हैं, सोल्युबल होते हैं। यहाँ भी रीजन है सोल्युबिलिटी का, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के नियरर होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड वाटर। इसके बाद हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता। अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस लाइक NaOH। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता है, जो इसके नॉन एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH एंड सो अल्कोहल इज नॉन एसिडिक। तो अल्कोहल नॉन एसिडिक होता है। अल्कोहल इज नॉन एसिडिक, इट इज नॉन एसिडिक इन नेचर, क्योंकि अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। नॉन एसिडिक कैरेक्टर का रीजन क्या हो सकता है? नॉन एसिडिक कैरेक्टर का रीजन है अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आप जानते हैं जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है कहीं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, कार्बन चेन के थ्रू ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाता है। जब इस कार्बन चेन के तरफ से जो OH ग्रुप है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन पंप होगा, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन के आने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के H+ को निकालता है तो इसके एसिडिक कैरेक्टर होते हैं। लेकिन इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है कार्बन की तरफ से, तो हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन को ये कम खींचते हैं और हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन का पुल जब ऑक्सीजन का कम हो जाएगा तो H+ के रिलीज होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी, यानी कि इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। वाटर के कंपेरिजन में भी हम लोग अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर कम बताते हैं। इट डू नॉट रिएक्ट, it do not react with a strong base like NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जो इसके नॉन एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर फिनॉल के साथ जब इसका कंपेरिजन करें तो फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि फिनॉल NaOH के साथ में रिएक्ट कर जाता है। जब फिनॉल का NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसके साथ में ये रिएक्ट कर जाता है और ये सोडियम फिनोक्साइड बनाता है। साथ में H+ और OH-, इस फिनॉल का H+ निकलेगा और यहाँ से OH-, ये H और ये OH कंबाइंड होकर वाटर में एक्सचेंज कर जाते हैं और फिनोक्साइड आयन के साथ Na+ कंबाइंड होकर सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं या इसी को सोडियम फिनोलेट भी कहते हैं। सोडियम फिनोलेट या सोडियम फिनोक्साइड में चेंज हो गया विद द रिएक्शन ऑफ NaOH। तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर का कारण क्या है? फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर की रीजन है रेजोनेंस। फिनॉल में रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और ऑक्सीजन के जैसे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाए तो उसका स्टेबिलिटी घट जाती है। तो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू रेजोनेंस, तो ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन की तरफ से मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और इस वे में H+ आयन रिलीज हो जाएंगे और H+ आयन देने की टेंडेंसी किसी बेस के प्रेजेंस में फिनॉल का बढ़ जाएगा, यानी कि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। वाई? ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सो फिनॉल बिकम्स लेस स्टेबल। तो वह स्टेबल होने के लिए H+ को क्या करता है, रिलीज कर देता है।
यहाँ से देखिए एक लोन पेयर ये इस कार्बन को डोनेट कर दिया और ये कार्बन एटम अपना जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अगले एटम को ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो कार्बन बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड इस एटम की तरफ ट्रांसफर हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन गया वहां नेगेटिव चार्ज, और यह एटम जितना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से गेन कर रहा है ऑक्सीजन से उतना ही ट्रांसफर कर रहा है अगले को, और इसलिए ये एटम न्यूट्रल रह गया। अब इस तरह से ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन जो है ये इस एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड इस एटम पर चले जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होके हमेशा ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करते रहते हैं। इस तरह के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें ऑक्सीजन एटम पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएंगे। H+ को वो रिलीज करेगा और ऑक्सीजन एटम अपने को न्यूट्रल करेगा बाय पुलिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हाइड्रोजन एटम जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, तो हाइड्रोजन की तरफ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, स्ट्रांगली पुल करता है जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तो, और हाइड्रोजन एटम H+ आयन के रूप में रिलीज हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो फिनोक्साइड आयन बनता है या फिनोक्साइड भी रेजोनेंस के कारण स्टेबल होते हैं। फिनोक्साइड आयन का जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी होता है वह ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ऑक्सीजन एटम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज बना रहता है रेजोनेंस के कारण, और कार्बन एटम में सेकंड पे 4 पे है ना, फर्स्ट सेकंड पे नेगेटिव चार्ज हुआ और फिर 4 पर नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर 6 पर हो जाएगा, तो 2 4 6 पर ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो दो यूनिट चार्ज एग्जिस्ट करता है फिनॉल में ड्यू टू रेजोनेंस, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव। जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हुआ उसका बहुत कम हो गया, और इसलिए फिनोक्साइड आयन में बदलने के लिए H+ को रिलीज करते हैं और स्टेबल फिनोक्साइड आयन में चेंज कर जाते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे सेकेंड रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ में जब अल्कोहल का रिएक्शन होता है, जैसे सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में सोडियम का एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और वाटर के जो हाइड्रोजन एटम है आयोनाइज होकर H+ बनकर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करके H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन एटम में चेंज करेगा, और हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मतलब हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। ये सोडियम यहाँ हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है सोडियम का, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को। इससे क्या बन जाते हैं R- और साथ में आपको Na+ बनेंगे, और ये H जो निकलेगा यहाँ से इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोक्साइड आयन और सोडियम आयन ये दोनों कंबाइंड होकर नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइंड होकर ये आपको सोडियम एल्कोक्साइड में सॉल्ट में सोडियम एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, और साथ में हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो जब कभी भी हम लोग अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा ही रिएक्शन होगा जैसे वाटर से सोडियम का रिएक्शन होता है। जब वाटर से सोडियम का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन देता है इस हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन को, तो इससे बन जाते हैं Na+ और OH-, और साथ में क्या रिलीज होता है, साथ में आपको H2 गैस रिलीज होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंबाइंड होकर NaOH में चेंज कर जाता है। तो इस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा आपको सोडियम का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होता है, देयर इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अल्कोहल का रिडक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और H2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम एल्कोक्साइड और साथ साथ आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है जब हम लोग सोडियम के साथ में अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं। जैसे सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है उसी तरह पोटेशियम से या कैल्शियम से भी अल्कोहल रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि सोडियम की तरह कैल्शियम और पोटेशियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और वो भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा आपको कैल्शियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर का फॉर्मेशन। जब अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ, तो अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्ट करके ईस्टर में चेंज कर देते हैं। ईस्टर बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है। फ्लावर्स का स्मेल, फ्रूट का स्मेल ईस्टर के कारण होता है। ईस्टर के फ्रूटी स्मेल होता है। तो आपको यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब अल्कोहल कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, ये RCOH और ये अल्कोहल, ये दोनों रिएक्ट करके, मतलब कार्बोक्जिलिक एसिड अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ईस्टर में चेंज कर जाते हैं। थोड़ा सा मिनरल एसिड चाहिए, लाइक H2SO4, इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड का मतलब इनऑर्गेनिक एसिड चाहिए, लाइक H2SO4 या HCl, ये सब हम लोग थोड़ा सा कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 और डाइल्यूट HCl इसमें ऐड कर देंगे, ये इसको कैटलाइज कर देगा। अब अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलेंगे और एसिड से OH ग्रुप निकलेंगे। ये खास बात है, याद रखिएगा। यहाँ अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है और एसिड से OH ग्रुप निकलता है। जनरली किसी रिएक्शन में एसिड H+ देता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पर एसिड से OH ग्रुप का लॉस होता है और अल्कोहल से हाइड्रोजन के लॉस होते हैं। और इस तरह से ये एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। अल्कोहल का हाइड्रोजन निकल गया तो RO बचा, और एसिड से यहाँ पर आपको OH ग्रुप लॉस हो गया तो COR बचा। अब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो गए तो क्या बन गया? ROCOR या RCOOR। हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ईस्टर। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, RCOOR या ROCOR। और इस तरह से एस्टर बनने के बाद जो हाइड्रोजन और OH ग्रुप ये कंबाइंड हो रहा है, ये वाटर में चेंज कर जाते हैं, तो आपको एस्टर बन गया और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है इसका, जिसमें एसिड का पहले प्रोटोनेशन होता है। ऑक्सीजन एटम इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और प्रोटोनेटेड हो जाते हैं। जब एसिड का प्रोटोनेशन होता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के बाद अब यहाँ पर अल्कोहल जो है ये अपना लोन पर लेकिन न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बन पर अटैक करता है, और जब इस कार्बन पर अटैक करते हैं ये इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ ये ORH कंबाइंड हो गए। ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज हो गया इस अल्कोहल के ऑक्सीजन पे, और यहाँ पर जो आपको OH2+ है ये जुड़ा हुआ रहेगा। अब ये ऑक्सीजन वापस इस इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन को देते हैं, और उसी समय ये इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर H2O को लिविंग ग्रुप बना देता है। इस तरह से H2O का यहाँ से लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर RCO बॉन्ड बन जाएंगे और यहाँ पर आपको OHR जुड़ा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर ये आपको H2O जो है ये लिविंग ग्रुप के रूप में लॉस हो गए। इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को ये निकाल के H2O निकल जाता है। अब इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये प्रोटोनेटेड ईस्टर बन चुका है। ये प्रोटोनेटेड ईस्टर बन चुका है। इस प्रोटोनेटेड ईस्टर का, ये प्रोटोनेटेड ईस्टर जो बन गया है, इस प्रोटोनेटेड ईस्टर से अब हम लोग ईस्टर में इसको चेंज करेंगे। तो प्रोटोनेटेड ईस्टर जब ईस्टर में चेंज करेगा, प्रोटोनेटेड ईस्टर में चेंज करेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ जो कोई बेस होगा, लाइक HSO4-, यदि H2SO4 लिए हैं कैटलिस्ट के रूप में तो उसमें HSO4- रहेगा उस सॉल्यूशन में। ये HSO4- बेस अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देंगे और प्रोटॉन को निकालेंगे, और इस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या बन गया? RCO और फिर OR, RCOOR फॉर्म कर गया, और ये H+ और ये HSO4- दोनों कंबाइंड होकर फिर से H2SO4 के रूप में आपको मिल गए। इस तरह से एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म होता है। एस्टेरिफिकेशन के लिए पहले हम लोग प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड कराते हैं। प्रोटोनेटेड कार्बोक्जिलिक एसिड पे ROH न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस पर एडेड हो जाता है, और फाइनली रीअरेंजमेंट करके ये आपको एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये है आपको एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में नॉट ओनली अल्कोहल के साथ में कार्बोक्जिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं, बट कार्बोक्जिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव, लाइक हम लोग एसिड एनहाइड्राइड ले लें, RCOOCOR ले लेते हैं। ये आपको एसिड एनहाइड्राइड है, कार्बोक्जिलिक एसिड का ये एनहाइड्राइड है। आपको इस एनहाइड्राइड के साथ में अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं
तो भी आपको ईस्टर में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको 2 मोल RCOOR का प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में आपको H2O फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ जो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एसिड एनहाइड्राइड का ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और इसके हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करा देते हैं। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन कंबाइन होकर 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेगा और ये ऑक्सीजन कंबाइन होकर एस्टर में चेंज कर जाएंगे और ये RO ग्रुप इस RCO ग्रुप के साथ में कंबाइन होकर एस्टर में चेंज कर जाएंगे। तो आपको जब कभी मान लो यहाँ दे दिया CH3CH2H और साथ में दे दिया आपको CH3CO और CH3, मतलब आपको एसिटिक एनहाइड्राइड और इथानॉल दे दिया। तो यहाँ 2 मोल ले लेना है और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा और ये जो 2 इथोक्साइड ग्रुप जो बनेगा है ना, ये इथोक्साइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे CH3CO पे ऐड कर देंगे। तो आपको CH3CO यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर O और CH2 एंड CH3, तो इथाइल इथानोएट में चेंज करके इस ऑक्सीजन पे जो अल्काइल जुड़ा हुआ है इसको इथाइल बोलते हैं और बाकी पार्ट को इथानोएट बोलेंगे। 2 कार्बन है इधर, ऑक्सीजन किस तरफ है 2 कार्बन, ये इथानोएट कहलाएगा, इथाइल इथानोएट में कन्वर्ट हो गया। साथ में ये हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होके H2O में चेंज कर जाता है। इसका भी मैकेनिज्म है, लेकिन सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग इस तरह से इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे कि जब एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल देगा तो भी ईस्टर फॉर्म करेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल देगा तो भी ईस्टर फॉर्म करेंगे। नॉट ओनली एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड आपको दे दे अल्कोहल के साथ में, ROH है अल्कोहल, इसके साथ में एसिड क्लोराइड ले लें RCOCl, तो भी ये दोनों रिएक्ट करके ईस्टर में चेंज कर जाते हैं। ये ROCOR ईस्टर में कन्वर्ट कर जाते हैं, साथ में HCl प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह से एस्टरिफिकेशन में चाहे अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में दे दिया जाए, अल्कोहल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ में दे दिया जाए, या अल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ में दे दिया जाए, आप इन सभी कंडीशन में ईस्टर बनाएंगे और साथ में बाई प्रोडक्ट जो है लाइक वाटर या HCl या कोई भी जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है आप उस बाई प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो ये हो गया एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के बाद देखेंगे हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए जब प्राइमरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल, इसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से या CrO3 से, PCC या CrO3 पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एक कम्प्लेक्स होता है, पायरिडीन को और HCl को CH2Cl2 मीडियम में CrO3 के साथ में जब मिक्स कर दिया जाए तो आपको पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कम्प्लेक्स बनते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। CrO3 भी यूज कर सकते हैं या PCC यूज करते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करके ये अल्डिहाइड बनाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से जहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन निकालना है, प्राइमरी कार्बन से 1 हाइड्रोजन निकालना है और ऑक्सीजन से भी 1 हाइड्रोजन निकालना है। ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देना और कार्बन ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बना देगा। तो आपको यहाँ पर प्राइमरी कार्बन के साथ में जो 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन को निकाल दिया और ऑक्सीजन से भी 1 हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ से भी 1 हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से भी 1 हाइड्रोजन निकाल दिया और एक डबल बॉन्ड बना दिया। आपको क्या बन गया, दैट इज अल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो अल्डिहाइड में चेंज कर जाते हैं और जो हाइड्रोजन निकला ये इस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग सब्सटेंस PCC है या CrO3 है, ऑक्सीजन कंबाइंड होकर H2O के रूप में जब बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो अल्डिहाइड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग CH3CH2OH ले लेते हैं, इथानॉल, और इथानॉल के साथ में जब आपको पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या CrO3 दे दिया जाए तो आपको इथानल बना देना है, CH3CHO। इस CH2H के देखो ऑक्सीजन से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे और कार्बन से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देंगे। तो आपको यहाँ पर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CHO, तो ये इथानल है, इथानल में चेंज हो गया, साथ में 2 हाइड्रोजन जो निकले
ऑक्सीजन से कंबाइंड होके H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इथानॉल से बन गया इथानल, इथानॉल से बन गया इथानल। इथानॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथानल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथानॉल, इथानल इज प्रोड्यूस्ड। अल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा जब 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे। कीटोन प्रोड्यूस होगा जब 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। जब आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिया रहेगा R2CH2H, ये कार्बन 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन प्रो H ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं CrO3 या PCC के द्वारा, CrO3 या PCC के द्वारा जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर H2 बन जाएगा, और OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकालना है और CH से एक हाइड्रोजन निकालना है, और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देना है। तो आपको इस दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देना, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देंगे। साथ में ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, दैट इज H2O। हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कीटोन। CO ग्रुप पर जब सिर्फ कार्बन चेन जुड़ा होगा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। सपोज दैट आपको दे दिया यहाँ CH3 CH3 एंड OH, ये 2 डिग्री कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ आपको PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या CrO3 दे दिया जाए जो ऑक्सीजन गिविंग सब्सटेंस है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम लोग इस OH ग्रुप से क्या करेंगे, इस OH ग्रुप से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, और इस कार्बन से जहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देंगे। तो फिर आपको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज व्हाट, दैट प्रोडक्ट इज एसीटोन। इसको कॉमन नेम हम लोग एसीटोन बोलते हैं, आईपीसी नेम में इस कीटोन को प्रोपानोन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हम लोग 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखेंगे और इसमें ओन जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, तो प्रोपेन ओन मतलब प्रोपानोन। प्रोपानोन इससे फॉर्म कर गया, 3 कार्बन का कीटोन प्रोपानोन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग समझेंगे, अच्छा यदि आपको 3 डिग्री अल्कोहल का भी दे दिया जाए, सपोज 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया और कहा कि इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो याद रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गो इनटू ऑक्सीडेशन इजली। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन में आसानी से नहीं जाता है। यदि ऑक्सीडेशन में जाएंगे तो बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जाएंगे, हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, H2 में चेंज हो जाएंगे बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पर। बट 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन कंट्रोल्ड वे, आसानी से आप उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं इजीली, बट 1 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। इसके बाद है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल के वेपर ऑफ अल्कोहल को 573 केल्विन पे हीटेड कॉपर ट्यूब से पास कराते हैं। कॉपर ट्यूब से 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे तो डिहाइड्रोजिनेट होकर ये अल्डिहाइड में चेंज करेगा, और जब 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर को पास कराएंगे तो डिहाइड्रोजिनेट होके ये कीटोन में चेंज कर जाएगा। 300 डिग्री सेल्सियस और 573 केल्विन यहाँ भी रहेगा, और ये डिहाइड्रोजिनेट होके 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में चेंज कर जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं दैट अंडरगो इनटू डिहाइड्रेशन। जब हम लोग सेम कंडीशन यूज करेंगे, कॉपर ट्यूब यूज करेंगे, 573 केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे, ये डिहाइड्रोजिनेशन भी नहीं जाएगा। अल्डिहाइड जो फॉर्म करता है वो हाइड्रोजन के लॉस, कीटोन फॉर्म करता है हाइड्रोजन के लॉस, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो हाइड्रोजन का लॉस नहीं होगा बल्कि यहाँ से वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस करके ये अल्कीन में चेंज कर जाते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में चेंज कर जाते हैं बाय द लॉस ऑफ वाटर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन में जाते हैं।
1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल का हीटेड कॉपर ट्यूब से इसके वेपर को पास कराने पर अल्कीन फॉर्म करते हैं। लॉस क्या होता है, वाटर, इसलिए लोग क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। वाटर लॉस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन पूर्वज ग्रुप जुड़ा है, तो हम लोग इसको 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल को हीटेड कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन का लॉस और कार्बन से एक हाइड्रोजन का लॉस होगा, और इस दोनों से एक एक हाइड्रोजन के लॉस के बाद ये एल्डिहाइड में चेंज कर जाएंगे, साथ में H2 प्रोड्यूस होगा। जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी सिमिलरली ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और इस हाइड्रोजन के लॉस के साथ ये जब हीटेड कॉपर ट्यूब से पास करते हैं तो प्राइमरी कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का लॉस होकर आपको किस में चेंज कर जाते हैं, कीटोन में चेंज कर जाते हैं। साथ में लॉस क्या होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा। लेकिन जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल ले लेंगे, क्या देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री कार्बन पूर्वज कब जुड़ा हुआ है, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन पूर्वज है, और इसको जब हम लोग हीटेड कॉपर ट्यूब से 573 केल्विन पे पास कराएंगे तो यहाँ 3 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सब में जिस कार्बन पूर्वज ग्रुप है उस कार्बन पे हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है। यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, जहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ हाइड्रोजन थे, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन जहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से OH ग्रुप का लॉस और इसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन का लॉस, और जहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा बगल वाले कार्बन से, उस कार्बन के साथ में जहाँ से OH ग्रुप का लॉस होगा, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपको इस 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ से H का लॉस हुआ और यहाँ से OH का लॉस हुआ, ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और साथ में वाटर का लॉस होता है, हम लोग यहाँ वाटर नोट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर ट्यूब से पास कराते हैं, और जब अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर ट्यूब से पास कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल अल्कीन में चेंज कर जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अगले दिन आपको नेक्स्ट जो इसके रिमेनिंग जो इक्वेशंस हैं, रिमेनिंग जो रिएक्शंस हैं, हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे। ओके।